ठीक है। जियोग्राफी जियोग्राफी पढ़ने से पहले कुछ हम टूल्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूगोल, और सामान्य भूगोल में क्या पढ़ना है तो वो आप लोग जानते रहें। अच्छा, तो पृथ्वी आपकी कैसी है? कैसी है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि गोल है, कुछ देते हैं चपटी है? वो जियोड आकार की है। किस आकार की है? कुछ इस तरह से है, ठीक है ना, इस तरह से है। हाँ, जियोड आकार की है, चपटी नहीं है ना ही गोल है। आप क्या शरीर ही देख लीजिए ना, है एक आकार का, हर जगह ही देखिए पूरा, हाँ जियोड आकार की। चले, तो सामान्य भूगोल में हम लोग बात करेंगे, और सामान्य भूगोल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड। सामान्य जो भूगोल है, सामान्य भूगोल में पहला है आपका ब्रह्मांड। तो पहले तो आप ब्रह्मांड के बारे में जान लें। दूसरा जानेंगे पृथ्वी की गतियां, ठीक है। और तीसरी बात जानेंगे कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि व समय को जानेंगे, तिथि रेखा। और क्या जानना है? समय जानना है। समय इसलिए जानना है कि हमारे यहाँ का क्या समय होता है, हर जगह के समय अलग अलग है ना, आप समझ पा रहे हैं बात को। तो अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो ये भाग होगा हमारा सामान्य भूगोल का, ठीक है। बात समझ आ रही है ना, सामान्य भूगोल में होगा। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जब भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे स्थल मंडल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समझाने के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ, बाकी हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक। भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्थल मंडल। स्थल मंडल से ही मुझे एक चीज याद आ रही है कि जितनी बातें की जाएंगी वो कहाँ की जाएंगी? स्थल मंडल की जाएंगी। जैसे आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, उसकी संकल्पनाएं के बारे में बात करेंगे, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हुई है, ठीक है, हम लोग उसको बात करेंगे। चट्टानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और क्या बात करेंगे? भूकंप व सुनामी कैसे होता है, इसको हम लोग बात करेंगे। और क्या बात करेंगे? ज्वालामुखी क्या है, ये हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कहने का मतलब है, ये सब मिल करके हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल। क्लियर रहेगा? इसी स्थल में मंडल में एक आपका और आएगा जल मंडल, ठीक है, हम लोग उसको भी बात कर लेंगे मोटे मोटे तौर पे। इसके बाद फिर हम लोग जैव मंडल पे आएंगे। जल मंडल के बाद जैव मंडल पे आएंगे। तो जैव मंडल में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? जैसे थोड़ा बहुत विश्व की मिट्टियां, ठीक है, और विश्व के प्रमुख बायोम क्षेत्र कौन से हैं वो हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्थिक भूगोल पर। किसके आएंगे? थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए बस। जब हम लोग आर्थिक भूगोल पे आएंगे तो इसमें आपको पढ़ना होगा कृषि के बारे में, है ना, फसलों के बारे में, ठीक है, संसाधन के बारे में, ठीक है, और खाद्य सुरक्षा को लेकर के हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। पशुपालन के बारे में बात करेंगे, मत्स्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और क्या बात करेंगे? जो हमारे कुछ खनिज संसाधन हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। विश्व के जो प्रमुख संसाधन है थोड़ा बहुत उसकी भी बात कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे? आर्थिक भूगोल में ही, आर्थिक भूगोल से संबंधित क्या बात करने वाले हैं? कुछ उद्योगों के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। आर्थिक का मतलब क्या हुआ? जहां से हमको हमारी अर्थव्यवस्था क्या है वो मजबूती मिले, ठीक है ना, हम लोग वहां से बात करेंगे। बस इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग की बात करेंगे मानव भूगोल। थोड़ा सा समझे रहेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं और कुछ नहीं समझाने चाहता, थोड़ा सा आपको माइंड मेकअप करने वाला हूँ कि इतना इतना हमको वहां वहां जाकर टच करके पढ़ लेना है, ठीक है। सब नहीं पढ़ना है, बस ये याद रहे कि ये पार्ट कहाँ का है, ये याद रहे आपको, ठीक है। मानव भूगोल में अगर हम लोग बात करेंगे तो मानव भूगोल की अगर हम लोग एक तो विश्व के लेवल में बात करेंगे तो विश्व की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, और जो जनजातियां हैं हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। और क्या बात करेंगे? जनसंख्या के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संदर्भ में जनसंख्या क्या है, विश्व के संदर्भ में क्या जनसंख्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विश्व का क्षेत्रीय भूगोल, जो मैप के थ्रू हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो उसमें है आपका एक जैसे एक तो है भारत की भूगर्भिक जो संरचना होगी, भूगर्भिक जो संरचना है, जैसे कि दक्कन ट्रम्प है, मैदानों का मैदानी भागों का जो महत्व क्या है, पठारी भागों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे भारत की जो भू आकृतिक
विभाग हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालयन, ये सब बहुत कम आएगा, लेकिन थोड़ा सा जान लें आपके भारत भूगोल से क्या क्या आने वाला है। और एक चीज अपवाह तंत्र पढ़ेंगे थोड़ा सा, आपकी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा अपवाह तंत्र। इतनी सारी हमारी जानकारियों को समझ में आया है, कहाँ कहाँ टच करना है, हमें कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं, ठीक है, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। तो ये याद रखना है कि अगर मैं जब सामान्य भूगोल में बात करूंगा तो ब्रह्मांड से शुरू करूंगा, पृथ्वी की गतियों पे आऊंगा, अक्षांश देशांतर तिथि रेखा होगा, वह समय के बारे में बात करेंगे, भौतिक भूगोल में हम लोग आएंगे तो स्थल मंडल से रिलेटेड जितने इश्यूज होंगे हम लोग वो बात कर लेंगे, ठीक है। और आर्थिक भूगोल में जब हम लोग आएंगे तो आर्थिक भूगोल का मतलब आप समझ गए हैं, थोड़ा सा माइंड मेकअप अगर कर पाएंगे तो जल्दी से बात समझ में आ जाएगी। मानव भूगोल के बारे में बात करेंगे तो हम अपने मनुष्य विश्व के संदर्भ में बात करेंगे और भारतीय संदर्भ में बात करेंगे, ठीक है ना। और बस इसी तरह से है। और जब भारत का भूगोल हम लोग बात करेंगे, भारत के भूगोल में खासतौर पे हम जो अपवाह तंत्र हैं, अपवाह तंत्रों को क्लियर रहेगा ना, ठीक है। तो अब सबसे पहले जब हम लोग ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इसमें है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत आएंगे वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो इसी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले उत्पत्ति कैसे हुई हम लोग ये बात करेंगे, और क्या सिद्धांत आए, ठीक है। तो जैसे कि आपका बिग आया है, क्या कहते हैं इसको, बिग बैंग का सिद्धांत, नाम सुने हैं ना। हाँ, बिग बैंग का सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत है, ठीक है, और दोलन सिद्धांत है। तो ये तीन सिद्धांत आए, बिग बैंग का सिद्धांत आया, साम्यावस्था का सिद्धांत आया, और मैं आ रहा हूँ, इसे आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ये सब हम लोग उसमें बात करेंगे। तो ब्रह्मांड से संबंधित हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्पत्ति पढ़ने वाले। पहले तो उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो हमारे मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में क्रमबद्ध रूप से, ठीक है ना, जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो हम लोग उसको क्या कहें, ब्रह्मांड कहें। हमारे मस्तिष्क में ना जब ये विचार आया एक क्रमबद्ध तरीके से कि पूरे संपूर्ण विश्व के लिए, ठीक है ना, और वो जब चित्र उभर करके आया तो उसको हम लोग क्या कहें, ब्रह्मांड, ठीक है। और ब्रह्मांड मतलब कॉस्मोस, समझे ना। और एक मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री थे, बहुत प्रख्यात थे, उनका नाम था क्वाल्डियस टालमी। 140 में 140 ईस्वी में, क्या नाम था इनका, क्वाल्डियस, ठीक है, मिस्र के थे, मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, एक अवधारणा दिया जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सी अवधारणा दिया इन्होंने, जो भी आपको लगे, जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और ये कहा कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, समझे ना। सबसे पहले क्वाल्डियस टालमी साहब ने 140 ईस्वी में ये कहा, एक जियोसेंट्रिक अवधारणा लाए और कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है वो कॉस्मोस ब्रह्मांड के केंद्र में है, बीच में है, ठीक है। तथा सूर्य व जो अन्य ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड जो है, जो कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, वो उसके केंद्र में क्या है, पृथ्वी है। और जो सूर्य है और जो उसके अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं, पृथ्वी उसके किसके चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और ये अवधारणा काफी दिन तक बनी रही, मतलब ये मान के चलिए कि 1543 ईस्वी में
1543 तक लोग इसी को मानते रहे, जियोसेंट्रिक अवधारणा को ही मानते रहे, और ये कहते रहे कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के बीच में है, सूर्य और जो इसके अन्य ग्रह हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। मैं फैक्ट्स बस यही समझ आ जाएगा ना, जो आपको अच्छा लगेगा लिखवा, जहां पे लिखवाने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा कौन लाए थे? कॉल्डियस टालमी 140 ईस्वी में, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? जियोसेंट्रिक अवधारणा का क्या मतलब है? हाँ, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य और अन्य ग्रह क्या करेंगे? अच्छा लिख लीजिए, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो लिखें, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह क्या लिखा आपने? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। हो गया ना? हो गया, ठीक है। अब समझिए बात को। और ये अवधारणा जियोसेंट्रिक, ये अवधारणा काफी समय तक बनी रही, ठीक है। लेकिन 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस, ठीक है, कॉपरनिकस ने एक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया और ये कहा कि लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या? कुछ कर रहे हो तो कर लो, ताकि फिर बार बार कुछ कर किया मतलब, ठीक है, जो करना है कर लो। हेलो, वो लड़का, हाँ वो भूल गया है, तो आज हम शाम तक भिजवा देंगे, नहीं कल सुबह सुबह भिजवा देंगे आपको। हाँ हाँ, देखिए हम जब भी कोचिंग में है तो जैसे होता है शाम तक भिजवा देंगे। हाँ भेज दीजिए, अगर भेज पाए तो भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम साथ खाना में है मैडम, लगभग हम जाएंगे 12 के आसपास। आप नहीं भेजो, हम घर जानते हैं, मैं लोकेशन भेज देता हूँ, वहाँ पे पहुँच जाए। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखो 1543 में 1543 में कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा लाए या अवधारणा का प्रतिपादन किया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र नहीं बल्कि सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि कौन है? सूर्य है, ठीक है। आप इसे जैसे कर रहे हैं। इसके बाद फिर ये अवधारणा जब लाए तो पूरी सिस्टम ही समझ लीजिए बदल गया, पूरा दिशा ही बदल दिया। और 1805 में ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था हर्शेल। इन्होंने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल जो है वो आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, एक छोटा सा भाग मात्र है। और अमेरिका के एक खगोल शास्त्री जिनका नाम था एडविन पी हब्बल, 1925 में यह स्पष्ट किया कि दूरस्थ से आने वाली जो ब्रह्मांड का व्यास है वो 250 करोड़ वर्ष है तथा इसके अंदर जो है लाखों असंख्य या लाखों आकाश गंगाएं पाई जाती हैं इसके अंदर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1543 में कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, ठीक है। और 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल, लिखिएगा 1805 में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से हर्शेल 1805 में खगोल शास्त्री, अमेरिकी खगोल शास्त्री है ना? नहीं, कौन है? ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हैं हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अध्ययन करके बताया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है।
एक अंश मात्रा है। लाइन चेंज करके लिख ले। अमेरिका के खगोल शास्त्री एडविन पी हब्बल ने, अमेरिका के अर्थशास्त्री एडविन पी हब्बल ने 1925 में यह स्पष्ट किया कि दृश्य पथ से आने वाले ब्रह्मांड का व्यास, दृश्य पथ से आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है। $250 करोड़ वर्ष है, लिख लिया है। तथा इसके अंदर हमारे आकाश गंगा की भांति लाखों आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन हुए एवं उसकी उत्पत्ति व्याख्या के संदर्भ में की व्याख्या के संदर्भ में कई सिद्धांत दिए गए। जो निम्न है। पहला लिखेंगे बिग बैंग सिद्धांत। पहला सिद्धांत दिया गया बिग बैंग इस सिद्धांत, दूसरा दिया गया साम्यावस्था सिद्धांत। इसका जॉर्ज लेमेंटर लिख लीजिएगा। जॉर्ज लेमेंटर लिख पाएंगे ना? लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर। साम्यावस्था सही लिख रहा हूं मैं ना? हाँ सही है, साम्यावस्था सिद्धांत। नेक्स्ट है दोलन सिद्धांत। साम्यावस्था का लिखिएगा थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी। दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत में लिख लें डॉक्टर एलन संडेज। डॉक्टर क्या लिखा है आपने? संडेज, संडे लिखते हैं ना, उसे जा लगा दीजिए, संडेज। तो पहला आप लिखिएगा बिग बैंग सिद्धांत में, या ऐसे समझे जैसे भी समझ पाए। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत दिए गए वो 3 सिद्धांत दिए गए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, समझे ना? तो उसका पहला सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, और ये सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है। दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत, और तीसरा है दोलन सिद्धांत। जो बिग बैंग सिद्धांत दिया गया वो जॉर्ज लेमेंटर साहब ने दिया, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं, ठीक है ना। इन्होंने 1960 और 70 में एक अपना मत दिया, या उन्होंने ये जो जॉर्ज लेमेंटर थे ये एक पादरी भी थे, याद रखना, ठीक है। खगोलज्ञ भी थे और पादरी भी थे। 1960-70 में इन्होंने किया था, और इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पुराना जो आपका यूनिवर्स है ना, इस ब्रह्मांड की बिग बैंग सिद्धांत में आते हैं। और जॉर्ज लेमेंटर साहब ने 1960-70 में ये सिद्धांत दिया और बताया कि आज से जो हमारा ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले का मतलब
अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्नि क्या था, अग्निपिंड, हाँ विशाल अग्निपिंड था, कहने का मतलब एक आग का गोला था जो भारी पदार्थों के निर्माण से बना हुआ था। अब मत करना कोई, एक तो मैं इसको पता नहीं इसकी आवाज कौन तेजी में ज्यादा जानता नहीं उसमें, ये सही है, ठीक है कल सोच। और जो ये एक विशाल अग्निपिंड था ना, जो भारी पदार्थों से बना हुआ था, उसमें अचानक विस्फोट हो गया, अचानक। और जब विस्फोट हुआ मतलब पहले का मतलब उसको हम कह सकते हैं ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग हो गया। बिग बैंग का मतलब ही विस्फोट हो गया। और जब विस्फोट हुआ तो जो पदार्थ थे ना, जो भारी पदार्थ थे, उनमें क्या हो गया, बिखराव होने लगा। कोई भी चीज है जब वो विस्फोट होगा तो उसके कण टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे, टूटेंगे, जिससे काले व समान आकृति के पदार्थ निर्मित हुए और उनके सम्मोहन में अनेक आकाशीय पिंडों का सृजन। जो ये टूटेगा, मान लेते हैं बड़ा सा अग्निपिंड है, अब इसमें विस्फोट हुआ, ये जो काले टाइप के, काले काले रंग के और समान पदार्थ की तरह, उनमें क्या हो गया, बिखराव होने लगा। और जिससे उनके सम्मोहन से अनेक क्या हुआ, ब्रह्मांडीय पिंड बनने लगे, ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन होने लगा। और इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव हुआ। जब एक पिंड बनने लगे, सामान्य पिंड बनने लगे, तो क्या हुआ कि इनके चारों ओर, इनके जो पिंड बने, इनके चारों ओर एक सामान्य पदार्थ का जमाव होने लगा और जिसके आकार में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। समझा ना, ये जो सामान्य पदार्थ जम रहे थे, इनके आकार में क्या होने लगी, अब वृद्धि होने लगी। इसी प्रकार अब जब वृद्धि होने लगेगी ना, इसी प्रकार क्या हो गया, आकाश गंगा का निर्माण। आएंगे हम लोग आकाश गंगा के। ये जो एक विशाल का अग्निपिंड था, इसमें क्या हुआ, बिग बैंग हो गया, विस्फोट हो गया, खगोलीय विस्फोट हुआ। और जब उसके कण जो है, उसके पदार्थ बिखरे, जो काले सामान से के कारण, वो क्या होने लगा, समूहन सृजन होने लगा, इकट्ठा हो गया। नहीं समझ में आया, ये जो भागे ना, ये भागे तो ये निकल करके एक जगह इकट्ठा हो गया। और जो ये एक समान बने तो इनके चारों ओर, इनके चारों ओर सामान्य जो पदार्थ है उनका क्या होने लगा, जमाव होने लगा और उनकी आकृति में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। और यहीं से क्या हो जाएगा, इन्हीं जो सामान्य पदार्थ में जो वृद्धि होने लगी, इन्हीं को हम लोग पहले क्या कर लेंगे, आकाश गंगा का निर्माण। समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा कीजिए, लेकिन अब ये कि बताना भी जरूरी है ना, ठीक है। और अब क्या होगा कि उसमें उसमें पुनः विस्फोट होगा, आकाश गंगा वाले में, उसमें पुनः विस्फोट से निकले पदार्थ समूहन से बने असंख्य पिंड जो है तारे कहलाए। देखिए समझिएगा, अब इसमें भी विस्फोट होगा। ये जो भाग है, ये वाला, ये तो आकाश गंगा हो गया, और इसमें अब विस्फोट हुआ, इनमें सब में विस्फोट हुआ। तो जो इनमें से निकले पदार्थ, और वो जब पदार्थ, इनमें से जब पदार्थ निकलेंगे, इनमें से वो फिर इकट्ठा हुए, समूहन हुए, समूह में आए। और जब इनके जब समूह में, ये सब जब समूह में आए तो ये कहलाए तारा।
इन्हीं को हम कह गए तारे। नींद आ रही है। बिग बैंग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। प्रतिपादक होंगे जॉर्ज लेमेंटर। कब किए थे? 1960 से 70 में। ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड था, आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिंड हुआ करता था, और उसमें क्या हुआ कि अचानक विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो वे समान पदार्थ होने के कारण काले से एक अलग क्या बनने लगे, पदार्थों का बनना निर्माण हुआ, और वो मिल करके, वो सब मिल करके एक क्या बना दिए, आकाश गंगा का निर्माण कर दिया। और उसमें फिर क्या हुआ, विस्फोट हुआ, उनमें से जो कण पदार्थ निकले और फिर वो सम्मोहन किए तो वो बन गए तारे। ठीक। इसी प्रक्रिया में कालांतर में बाद में ये प्रक्रिया चलती रही, टूटना, विस्फोट होना, बनना। ठीक है। ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ, तारे बने, फिर यही प्रक्रिया स्टार्ट होती रही, तारे का निर्माण होगा, फिर इसमें विस्फोट होगा, तो फिर क्या बनेंगे, ग्रह और उपग्रह बन जाएंगे। समझ में आ रही ना बात? और जब फिर या इस प्रक्रिया को हम बिग बैंग की परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। जब ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, तारे बन गए, तो किसका निर्माण हो गया, ब्रह्मांड का निर्माण, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। यानी बिग बैंग की प्रक्रिया से, विस्फोट की प्रक्रिया से क्या हो गया, ब्रह्मांड की रचना हो गई। और ब्रह्मांड का जब निर्माण हुआ, तभी ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार जारी है, तब से लेकर के आज तक हमारे ब्रह्मांड में क्या है, विस्तार जारी है। विस्तार जारी का है तो मतलब क्या है, इसके समक्ष रूप से हम लोग आकाश गंगाओं के बीच जो बढ़ती दूरी को भी संदर्भित करते हैं। एक यूरोपियन सेंटर रिसर्च फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको हम लोग कहते हैं सर्न, नाम सुना है आपने, सर्न, 29 मार्च 2010 को जिनेवा में पृथ्वी की सतह पर किया गया था। ठीक है, नहीं है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग फिर आएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। कितनी है, 100 अरब। इसमें 100 अरब समझे ना, हम लोग एक आकाश गंगा की बात करते हैं, लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। इसलिए तुमसे कोई ये कह दे कि, या कोई भी कहे कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत ना, तो उसका एक फितूर है, गलत फहमी, वास्तव में कुछ है ही नहीं। आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिससे कि एक केंद्रीय बल्ज एवं घूर्णन भुजाएं होती हैं। ये लोग आप लोग जान ही लिए हैं। मैं आप सीधे से बात करूंगा, तारे का बन गया, जब तारा बन गया तो तारे का जन्म कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है। ठीक है, मोटी मोटी चीजों को पहले जान तो लें। ठीक है, तो तारे एवं तारों का जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी, तो हम लोग इस पे आए थोड़ा सा सिलेबस पे। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बता दिए हैं, उनके 3 सिद्धांतों के बारे में बता दिया है, बिग बैंग का सिद्धांत, साम्यावस्था का सिद्धांत और दोलक का सिद्धांत। सबसे सर्वमान्य वही है, बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, और जो 1960-70 में जो है जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। ठीक है, बताया था, तो वही है। दूसरी बात है इसमें कि हम लोग बात करेंगे तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, या तारे का जन्म कैसे होता है और मृत्यु कैसे होती है, उनका जीवन चक्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस। ये अभी समझाने का ही है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही जाएगा। बाकी जो फैक्ट है मैं लिखवा दे रहा हूँ, समझ में।
तो वो उतना सही रहेगा। बाकी जब लिखोगे ना, देखिए याद रखिएगा, ज्योग्राफी बड़ा सिलेबस है। अच्छा, तो अगर चाहते हैं कि पूरा ठीक से पढ़ लें तो मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा, और पॉइंटेड वाइज पढ़ोगे तो पॉइंटेड वाइज पढ़िए। ये तो मेरा कहना है कि कर लीजिएगा, 1 महीने की लगभग क्लास चलेगी, ठीक है। 30-35 क्लासें होंगी, तो वो आप कर लीजिएगा। देखो, आकाश गंगा के घूर्णन से जो हमारी जो आकाश गंगाएं हैं, लगभग 100, पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं? 100 आकाश गंगाएं हैं। वो जो आकाश गंगा है, वो जब घूर्णन करती हैं, तो ब्रह्मांड में जो विद्यमान गैसें हैं, ब्रह्मांड में गैस नहीं है भाई, ठीक है, तो ब्रह्मांड में गैसों का मेघ प्रभावित होता है। जो गैसों का बना हुआ है, मेघ बना, बादल बना रखा है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। किनके कारण? आकाश गंगाओं के घूर्णन के कारण। समझ आई बात? तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण का मतलब क्या है? जो खींचे, आकर्षित करे वस्तु, उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। उनके बीच में क्या हो जाता है? नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है, वह हीलियम में बदलने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। बाई फिगर हम समझा देंगे इसको, पर सुन लीजिए आप, ठीक है। तारे का जन्म कैसे होगा, मृत्यु कैसे होगी, पूरा जीवन चक्र समझना है। मैंने कहा कि जो आकाश गंगा है, वो जो घूर्णन जब करेगा, आकाश गंगा के घूर्णन के कारण क्या होगा कि जो ब्रह्मांड में जो गैस है, जो गैसों का मेघ है, वो क्या होता है? प्रभावित होता है। समझे ना? और क्या होता है उनमें? हम परस्पर, जब ऐसा होगा तो परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, एक दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने, खींचने के कारण, है ना, वो उनमें जो हाइड्रो, वो क्या होगा, उनमें नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाता है। नाभिकीय संलयन पता है? समझे? और जब नाभिकीय संलयन स्टार्ट हो जाएगा तो जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो है ना, हीलियम में बदलना स्टार्ट हो जाती है। और इस, जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगी, तारा बन जाएगा। समझ में आया? तो छोटी सी बात को आप ऐसे समझना है कि जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के घूर्णन के कारण, ठीक है, क्या होगा? ब्रह्मांड में जो विद्यमान गैस है, उनमें क्या होगा? गैसों का जो मेघ है वो प्रभावित होगा, और जब प्रभावित होगा तो उनमें गुरुत्वाकर्षण के कारण नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा। नाभिकीय संलयन शुरू होगा, जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हीलियम में बदलना स्टार्ट हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? तारे का निर्माण हो जाएगा। समझ आया है? केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इसके बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर के लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों में जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 द्रव्यमान से कम होता है तो अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो करके श्वेत वावन में बदल जाता है। मैं इसको समझा दें, ठीक है, यही है। और इसके बाद फिर हम लोग हाँ, जिसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, जब ठंडा हो जाएगा, ठंडा होकर ये काला वामन में परिवर्तित हो जाता है, और जिसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। और इसमें द्रव्यमान अधिक होने के कारण मुक्त घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पा करके नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ठीक बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं, और इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, इसलिए इसको ब्लैक होल नहीं, इस ब्लैक होल को नहीं देखा जा सकता। ब्लैक होल की कल्पना को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन व्हीलर को दिया जाता है। और रॉक ब्लैक होल 2 या अधिक ब्लैक होलों का समूह होता है, जिसे हम क्वेसर, एक चमकीला तारा, एक खगोलीय पिंड कहते हैं, जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नासा ने अब तक पहचाने गए सबसे पुराने खोज तारे की खोज की है, जिसका नाम क्या है? कैपलर 444 नाम दिया है, ठीक है। तो हम लोग तारे में आ गए हैं, तारे को थोड़ा सा करके हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे हम लोग सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल में आपको पता है कि सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, ये पता है आपको, 172 उपग्रह,
धूमकेतु, उल्काएं व क्षुद्रग्रह संयुक्त रूप से क्या हो जाएंगे, सौरमंडल कहलाएंगे। ठीक है ना। और सूर्य जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में बदलना है। सूर्य की संरचना कैसे होगी, तो सूर्य का जो भाग हमें आंखों से दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल कहेंगे। और सूर्य का बृहत्तम भाग जो सूर्य मंडल क्या कहेंगे उसको, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई दे। कल सूर्य ग्रहण का हुआ था। हाँ, अरे आपके यहाँ ही लगा था, बाकी जगहों पे लगा था। कहने को तो नहीं, जैसे एक ही है, लेकिन कहा कि आपके यहाँ दिन है वहाँ रात है। अपने देश में नहीं लगा था। बहुत सारे देशों में, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जापान, नाइजीरिया, यहाँ नीदरलैंड, यहाँ हर जगह लगाया गया, लगा कल सूर्य। हाँ, 10:30 से 2:30 तक था। ठीक है। तो वही है कि सूर्य ग्रहण, आवाज नहीं करेंगे, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। जो ब्राह्मण भाग होता है वो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोना। ठीक है। कभी कभी प्रकाश मंडल से परमाणु का तूफान इतनी तेज से निकलता है कि सूर्य का आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, और इसी को हम सौर ज्वाला कहते हैं। ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है सूर्य की? लगभग 15 करोड़, 14 करोड़ 86 लाख किलोमीटर। और यह है, सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना, द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना, तलीय गुरुत्व कितना होगा? 28 गुना पृथ्वी से। ठीक है, चलो बस करें फिर हम लोग। ठीक है, अब क्या करें?